Hello. Now today we shall discuss about the composite classification based on reinforcement material. Before this lecture, we discuss about the composite material classification based on nature of the matrix. मैंने आपको बताया कि पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट होगा, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट होगा, सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट होगा एंड कार्बन मैट्रिक्स कंपोजिट होगा। तो उसके भी हमने अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा बताया। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द रीइंफोर्सिंग मटेरियल। मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया पिछले लेक्चर में कि कंपोजिट के अंदर दो फेज होता है। एक मैट्रिक्स होगा जो लार्ज पार्ट ऑफ द मटेरियल है, कंटिन्यूअस है, जिसको हम डिस्पर्स फेज कहते हैं। दूसरा स्मॉल पोर्शन है जिसको हम डिस्पर्स्ड मटेरियल कहते हैं या रीइंफोर्समेंट मटेरियल कहते हैं। Now here we are discussing about the classification of the composite depending upon the types of the reinforcing material. Now the reinforcing material may be particle, may be fiber, may be of structural type, that is the laminar composite or the sandwich composite. We shall discuss one by one. So first of all, just see here I have given a flow chart of the classification depending upon the reinforcing material type. So let us consider that reinforcing material is a particle. So particle may be of large size, particle may be small size. If we consider reinforced material as a fiber, so fiber may be continuously dispersed in the matrix or randomly distributed in the matrix. And laminar and laminar composite के बारे में हम आपको बताएंगे क्या क्या होता है। सैंडविच कंपोजिट के बारे में बात किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पार्टिकल रीइंफोर्स्ड कंपोजिट। दिस इज द पार्टिकल रीइंफोर्स्ड कंपोजिट। तो सपोज ए लार्ज पार्टिकल साइज, तो इफ वी प्रिपेयर ए कंपोजिट बाय मिक्सिंग रीइंफोर्समेंट मटेरियल व्हिच पार्टिकल साइज इज लार्ज। तो एग्जाम्पल के रूप में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे ऑटोमोबाइल टायर है, तो ऑटोमोबाइल टायर के अंदर जब हम स्फेरिकल कार्बन पार्टिकल जिसका डायमेंशन 20 to 50 nm डायमीटर का है, इसको मिलाते हैं, डिस्पर्स करते हैं पॉलीमर में। वो पॉलीमर कोई भी हो सकता है और मोस्टली हम यूज करते हैं रबर को। तो रबर के अंदर हम इसको डिस्पर्स करके ऑटोमोबाइल टायर बनाते हैं। ये जो ऑटोमोबाइल टायर बनता है, इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द कार्बन पार्टिकल साइज। ये कार्बन पार्टिकल साइज जो है ये इंक्रीजेज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस एंड अब्रेशन रेजिस्टेंस। घिसता है टायर या वो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, टफ है कि नहीं है। सो ऑल दीज प्रॉपर्टी ऑफ द ऑटोमोबाइल टायर इट डिपेंड्स अपॉन द particle size. So I have taken the large particle size. जैसे कि इस पे सीमेंट में भी आप जानते हो कि इट आल्सो
कंटेन लार्ज साइज ऑफ द ग्रेन। जैसे सीमेंट में कंक्रीट आप बनाते हो तो कंक्रीट में बड़े साइज की भी कंक्रीट इस्तेमाल की जाती है, छोटे साइज की भी इस्तेमाल की जाती है। तो कहता है कि ये जो स्ट्रेंथ डिपेंड करती है साइज ऑफ द रीइंफोर्स मटेरियल। जो गिट्टी है वो रीइंफोर्स मटेरियल है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको बताया कि सीमेंट की कंक्रीट है, उसके बारे में ये बता दिया कि ये जो कंक्रीट है वो रीइंफोर्समेंट मटेरियल है। कटिंग टूल्स आप बनाते हो, मेटल वगैरह को काटने के लिए जो हम यूज़ करते हैं टूल्स को, उनको हम कटिंग टूल्स कहते हैं। तो ये आप जानते हो कि ये हार्ड पार्टिकल्स ऑफ द टंगस्टन, टंगस्टन की कार्बाइड, टंगस्टन की कार्बाइड या टाइटेनियम की कार्बाइड को इम्बीड करते हैं इन द कोबाल्ट और निकिल मेटल। निकिल या कोबाल्ट का मैट्रिक्स बनाएं, जिसको मेटल मैट्रिक्स कहेंगे। उसके अंदर हम टाइटेनियम कार्बाइड या टंगस्टन की कार्बाइड के पार्टिकल्स उसमें हम मिला दें, इम्बीड करें। तो लार्ज साइज का हम पार्टिकल इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है। तो इस प्रकार से जो कंपोजिट बनेगा, जिसको कहेंगे हम मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है और हार्ड होने के नाते इसका हम इस्तेमाल करते हैं टू प्रिपेयर मेटल कटिंग टूल्स। तो मेटल कटिंग टूल्स कैसे हम तैयार करते हैं, उसके लिए कोई मेटल नहीं लेते हैं बल्कि कंपोजिट बनाते हैं। वो कंपोजिट का एक एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया कि टाइटेनियम कार्बाइड या आप टंगस्टन की कार्बाइड को मिला दीजिए कोबाल्ट की मैट्रिक्स में या निकिल की मैट्रिक्स में, तो आपको एक हार्ड मटेरियल मिलेगा जिसका कि उपयोग हम कर सकते हैं इन प्रिपेयरिंग द कटिंग टूल्स। ये तो बात हमने बता दिया कि यदि हमारा जो रीइंफोर्समेंट मटेरियल है इसकी साइज बड़ी है, मीन्स लार्ज पार्टिकल साइज रीइंफोर्समेंट मटेरियल को हमने लिया और यहाँ पर ये डिस्कस किया बाय गिविंग यू एग्जाम्पल कि इसका हम जो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो, पॉलीमर मैट्रिक्स हो, जैसे कि ऑटोमोबाइल टायर बनाने में तो हमारी मैट्रिक्स पॉलीमर है, लेकिन कटिंग टूल बनाने के लिए हमारी जो मैट्रिक्स है वो मेटल है, जैसे निकिल या कोबाल्ट है, मेटल है। इसके अंदर टंगस्टन की कार्बाइड या हम निकिल टाइटेनियम की कार्बाइड को मिलाते हैं, एक हार्ड मटेरियल तैयार करते हैं जिसे हम कंपोजिट। अब सेकेंड चीज़ जो आती है वो आती है कि स्मॉल साइज पार्टिकल अगर हम रीइंफोर्समेंट मटेरियल मिला दें मैट्रिक्स में, तो जो कंपोजिट मटेरियल होगा उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी। तो कहता है कि इन दिस टाइप ऑफ द कंपोजिट द साइज ऑफ द रीइंफोर्स मटेरियल पार्टिकल इज 10 to 100 nm। ये हमारी साइज है, पार्टिकल साइज, छोटी साइज है। कहता है कि दी रीइंफोर्समेंट मटेरियल में भी मेटल, नॉन मेटल, कोई भी हो सकता है। जैसे कि हमारा मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, मैट्रिक्स हमारा मेटल हो सकता है, पॉलीमर हो सकता है, सिरेमिक हो सकता है। उसी प्रकार से रीइंफोर्समेंट मटेरियल कुछ भी हो सकता है, वो मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है या सिरेमिक हो सकता है।
तो कहता है कि मटेरियल में भी मेटल, नॉन मेटल। तो इन दिस टाइप ऑफ द कंपोजिट मैट्रिक्स बियर मेजर पार्ट ऑफ द अप्लाइड लोड। आप देखिए, जैसे हम सीमेंट आरसीसी की बात करते हैं, तो इस प्रकार से जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स के ऊपर लोड का मैक्सिमम आता है। तो जो मैट्रिक्स है वो मेजर पार्ट ऑफ द लोड को ये बियर करता है व्हेन लोड इज अप्लाइड ओवर द मैट्रिक्स, बिकॉज डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हिंडर मोशन ऑफ द डिसलोकेशन। ये जो छोटा अगर रीइंफोर्समेंट पार्टिकल साइज है, तो कहता है कि इस प्रकार के कंपोजिट में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोड है वो कहाँ पड़ेगा, वो कंपोजिट के मैट्रिक्स पर पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है कि जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल हैं कंपोजिट के अंदर, वो डिसलोकेशन के मोशन को रोकते हैं। दस प्लास्टिक dislocation, deformation you can say, is restricted and composite have high tensile strength and become hard। आप देखो कि अगर केवल मैट्रिक्स है, केवल मैट्रिक्स, सीमेंट, केवल सीमेंट है, तो इस पे जो फोर्स पड़ेगा, लोड, पूरा का पूरा लोड मैट्रिक्स पे पड़ेगा, तो मैट्रिक्स में डिफॉर्मेशन आएगा, डिसलोकेशन होगा। लेकिन जब हम रीइंफोर्समेंट मटेरियल मिला देते हैं तो लोड को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे कि सीमेंट के अंदर कंक्रीट और लोहे को हम मिला दे करके कंपोजिट बना दें, आरसीसी बना दें, तो लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो रीइंफोर्समेंट मटेरियल हैं मैट्रिक्स के ऊपर पड़ने वाले पूरे लोड को क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जब डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तो इस प्रकार से उसमें किसी प्रकार का डिसलोकेशन नहीं होगा या उसमें कोई क्रैक नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम ये छोटे पार्टिकल साइज को मिला करके भी हम कंपोजिट बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता दें कि हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ ऑफ निकल एलॉय इज इम्प्रूव्ड बाय एडिंग थोरियम ऑक्साइड। दिस इज द थोरियम ऑक्साइड पाउडर इन 3% बाई वॉल्यूम। ये निकल की कोई एलॉय है, तो निकल की एलॉय को इसका टेम्परेचर स्ट्रेंथ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे इम्प्रूव करने की बात की जा रही है कि निकल एलॉय के टेम्परेचर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए थोरियम ऑक्साइड का पाउडर 3% बाई वॉल्यूम, माने 100 वॉल्यूम अगर निकल एलॉय का पाउडर है तो 3 वॉल्यूम हम लेंगे थोरियम की ऑक्साइड और मिला दीजिए। अब ये कंपोजिट बन गया। इस कंपोजिट को हम पहले के ये एलॉय, निकल के एलॉय के तुलना में ज़्यादा इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टी के साथ पाएंगे, माने हाई टेम्परेचर बियरिंग मटेरियल हम बना सकते हैं। तो ये दो चीज़ें तो मैंने बता दिया कि पार्टिकल साइज के ऊपर हम बेस किए हैं क्लासिफिकेशन, लार्जर पार्टिकल साइज और स्मॉलर पार्टिकल साइज। अब दूसरा जो क्लास ऑफ द मटेरियल है, कंपोजिट मटेरियल है,
वो फाइबर रीइंफोर्समेंट कंपोजिट का है। हमारा जो यहाँ आपको हमने दिखाया था कि ये आपका फाइबर है, तो फाइबर का अरेंजमेंट कंटिन्यूअस है या रैंडम है, इसके आधार पर भी हम कंपोजिट को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कह रहा है कि फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट क्या है। कहता है फाइबर्स आर वेरी इम्पोर्टेंट रीइंफोर्सिंग मटेरियल। This type of the composite provide high strength and stiffness to the composite. Due to high aspect ratio, this is the aspect ratio. Aspect ratio, what is the aspect ratio? Length upon diameter. Length upon diameter, जो हमारा फाइबर है, फाइबर की लेंथ कितनी है और फाइबर का डायमीटर क्या है। तो लेंथ और डायमीटर का, फाइबर के लेंथ और डायमीटर के रेशियो को हम कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। क्या कहते हैं? एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। दिस इज द एस्पेक्ट रेशियो। तो कहता है कि लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द लोड इज ट्रांसफ़र टू फाइबर। जब हम कंपोजिट में दो पार्ट हैं, एक मैट्रिक्स है, एक उसका रीइंफोर्समेंट है, तो जब आप कोई भी लोड कंपोजिट मटेरियल पे लगाएंगे तो ये जो हमारा फाइबर है, ये फाइबर लोड का बड़ा हिस्सा, लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द लोड इज ट्रांसफ़र। जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के ऊपर आपने लोड लगाया, तो लोड लगाएंगे तो मैट्रिक्स इतनी मजबूत नहीं है कि वो पूरे लोड को बियर कर सके। तो क्या करेगा, वो जो लोड मैट्रिक्स पे पड़ेगा वो लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा फाइबर को। जब फाइबर को ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये फाइबर जो है वो आपका स्टिफ और स्ट्रॉन्ग है, तो देयरफॉर आपका जो कंपोजिट बनेगा, ये कंपोजिट मटेरियल काफ़ी लोड बियरिंग होगा। तो इसके लिए ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि जो फाइबर है उसके लिए एस्पेक्ट रेशियो क्या है। एस्पेक्ट रेशियो के आधार पर ही हम स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोजिट डिसाइड करते हैं। कहता है कि फॉर नंबर ऑफ द फाइबर्स क्रिटिकल लेंथ इज 1 nm। शॉर्ट फाइबर आर टर्म्ड डिसकंटिन्यूअस। तो फाइबर दो तरह का होगा, एक लंबे लेंथ का होगा, एक छोटा होगा। तो जो शॉर्ट लेंथ के फाइबर होंगे उनको हम डिसकंटिन्यूअस फाइबर कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये बड़ी लेंथ का है, ये छोटे लेंथ का फाइबर है। छोटे लेंथ के जो फाइबर हैं इनको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। यह रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इनकी जो साइज को इसने बताया कि 1 nm है। ये शॉर्ट फाइबर हैं, इनको डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। अब ये कहता है कि ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर। फाइबर का ओरिएंटेशन माने इनका जो अरेंजमेंट होता है, ये अरेंजमेंट के आधार पर भी कंपोजिट मटेरियल की प्रॉपर्टी निर्भर करती है, डिपेंड करती है। मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोजिट डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर। तो कहता है कि कंटिन्यूअस एंड अलाइंड फाइबर कंपोजिट्स हैव बेटर प्रॉपर्टीज देन डिसकंटिन्यूअस अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर। जैसे कि कहता है कि मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट जो है वह अचीव किया जा सकता है यदि हमारा फाइबर क्या है,
ये पैरेलल और कंटिन्यूअस अरेंज हैं मैट्रिक्स में। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया, ये डिसकंटिन्यूअस है, ये आपका कम लोड बियर करेगा, ये ज़्यादा लोड बियर करेगा। तो कहता है कि ये ओरिएंटेशन जो है इसका क्या है, ये पैरेलल है और कंटिन्यूअस है। अब आपको हम बता रहे हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस फाइबर कंपोजिट का क्या होगा। ये छोटा फाइबर है, छोटे फाइबर जो हैं वो डिसकंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मैट्रिक्स है। तो यहाँ कह रहा है कि रीइंफोर्सिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डिसकंटिन्यूअस कंपोजिट इज लोअर दैन कंटिन्यूअस। पहले जो मैंने आपको दिखाया कि ये जो पैरेलल, इस प्रकार से पैरेलल अगर बना है, हमारा जो फाइबर है वो कंटिन्यूअस और पैरेलल एक निश्चित ऑर्डर में अरेंज है, और ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। तो इसका जो इस प्रकार से बने हुए कंपोजिट की जो स्ट्रेंथ होगी वो कंटिन्यूअस की तुलना में कम होगी। तो कहता है रीइंफोर्सिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिसकंटिन्यूअस कंपोजिट इज लेस दैन रीइंफोर्सिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फाइबर। तो इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो रीइंफोर्सिंग मटेरियल फाइबर है, तो फाइबर लेंथ बड़ी है, इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द एस्पेक्ट वैल्यू से। तो एस्पेक्ट वैल्यू मैंने बता दिया, लेंथ अपॉन डायमीटर होता है। ये जो डिसकंटिन्यूअस टाइप ऑफ द कंपोजिट है, ये आपका लो कास्ट का होता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि ग्लास फाइबर है, कार्बन फाइबर है, ये इसके उदाहरण आते हैं जो कि हम डिसकंटिन्यूअस कंपोजिट कहते हैं। अब कहता है कि स्ट्रक्चरल रीइंफोर्स्ड कंपोजिट क्या है। स्ट्रक्चर के आधार पर भी हम ये कंपोजिट को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल कंपोजिट कंसिस्ट ऑफ मटेरियल एंड कंपोजिट मटेरियल, two materials are bonded together in लेयर्स में दो प्रकार के मटेरियल को हम बॉन्ड करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिट इज नॉट ओनली गवर्न्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट मटेरियल बट आल्सो ऑन द अरेंजमेंट, जैसे कि हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द मटेरियल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। आप जानते हो कि केवल मटेरियल मिलाने से ही नहीं होता है, मटेरियल के अरेंजमेंट से भी होता है। तो ये जो अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप का हम करते हैं, उसका जो कंपोजिट तैयार होता है, उसको हम स्ट्रक्चरल कंपोजिट्स कहते हैं, और उसके आधार पे हम बता सकते हैं। आपको ये एक हम फिगर दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं एक लेयर है, दो लेयर है, तीन लेयर है। इस प्रकार से एक मटेरियल है, दो मटेरियल है, ये एक इसका प्लेन है जिसको कि हम कहते हैं लेमिनर। तो यह लेमिनर कंपोजिट है। ये सबको एक दो तीन चार को आपको लेयर, जैसे कि एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर को मिला करके बीच में एक बॉन्डिंग मटेरियल भर दिया जाए तो एक
कंपोजिट तैयार होगा। और इस कंपोजिट में आप देखेंगे कि केवल एक लेयर का मटेरियल है, तो आप उससे ज़्यादा इसको मजबूत पाएंगे। तो ये कह रहा है कि डिफरेंट लेयर्स आर स्टैक्ड एंड ग्लूड टुगेदर। ये डिफरेंट लेयर है। आप जैसे प्लाई बनाते हो ना, प्लाई, तो प्लाई में डिफरेंट जो लेयर्स हैं वो स्टैक टुगेदर होते हैं और एक मजबूत कंपोजिट बनता है, जिसको हम स्ट्रक्चरल कंपोजिट कहते हैं। आप ध्यान देना इस बात को कि ये स्ट्रक्चरल कंपोजिट है। जैसे मैंने आपको ये लिख के दिखा रखा है कि प्लाईवुड प्लास्टिक बेस्ड लेमिनेटेड प्लास्टिक बेस्ड laminates are useful at high temperature. These are formed by the impregnating silicon in layers of the glass or asbestos. आप देखो कि एक लेयर ग्लास का या एस्बेस्टस का है, फिर एक लेयर ग्लास या एस्बेस्टस का है। इसके बीच में अगर हम सिलिकॉन की लेयर को डाल दें तो ये कंपोजिट तैयार होगा। तो ये कंपोजिट को कह रहा है कि ये जो कंपोजिट आपका होगा ये ज़्यादा इसकी अच्छी प्रॉपर्टी होगी, ये हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि हमने क्या किया है कि इसमें कोई मैट्रिक्स और रीइंफोर्समेंट मटेरियल की बात नहीं किया है, बल्कि मैंने बात किया है स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट की। यहाँ पर स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री को आप भिन्न भिन्न आकार में ये इसको बनाते हो, तो इसका जो नेचर है, फिजिकल कैरेक्टर है, स्ट्रेंथ है या हीट रेजिस्टेंट वगैरह है, ये सब इसका परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार के कंपोजिट को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिट। अब इसके बाद आता है सैंडविच का, सैंडविच पैनल। आप देख सकते हो कि ये सैंडविच, एक पैनल ये है, एक पैनल ये है, दोनों को हमने अलग अलग दिखा करके और बीच का एक मटेरियल ले करके इसको सैंडविच कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं। जैसे कि ये सैंडविच पैनल आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट का जो बॉडी वगैरह है उसके अंदर हम जो पैनल तैयार करते हैं वे सैंडविच कर देते हैं। जैसे कि उसका विंग है या उसका रूफ है या फ्लोर है या उसकी वॉल्स है, तो इनको जो है हम सैंडविच मटेरियल से बनाते हैं। सेफ्टी ग्लास के बारे में आपने नाम सुना होगा। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ द कंपोजिट बाय सैंडविचिंग PVB पॉलीविनाइल ब्यूटाडाइन। तो कहता है कि इट इज़ कंपोजिट प्रिपेयर्ड बाय sandwiching the PVB between two layers of the glass। ये हम सेफ्टी ग्लास लगाते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल है या कहीं भी है जिसमें कि ग्लास विंडोज़ है, उन ग्लास विंडोज़ को हम सेफ्टी ग्लास के रूप में अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या हैं, ये हमारा सैंडविच पैनल्स हैं। दो चीज़ों को हमने सैंडविच कर रखा है, बीच में एक कोई मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ हमने दिखाया कि ये फेस सीट है, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला फेस है। इन दोनों फेस को हमने सैंडविच कर रखा है, ऊपर ये है नीचे ये है, दोनों को जोड़ा है। जोड़ने के लिए हमने ग्लू का इस्तेमाल किया है। जैसे आप देखते हो कि सनमाइका की सीट को
प्लाई पर या वुड पे पेस्ट कर किया जाता है, तो नीचे उसको ग्लू लगाते हैं और इसको हम सैंडविच बनाते हैं। तो इन दिस वे वी कैन आल्सो प्रिपेयर ए टाइप ऑफ द composite which is known as sandwich panel composite. So in this way we can explain all different types of the composite. Some of the composite depends upon the nature of the matrix. Some of the composites that is classified on the basis of reinforcement material. Reinforcement material may be particle, may be fiber. So if the reinforcement material is the particle size may be larger, may be smaller. So particle size will change the property of the composite. Similarly, fiber may be a long fiber, a small fiber. तो लॉन्ग फाइबर फॉर ए कंटिन्यूस फेज जो कि ज़्यादा लोड बियरिंग है। डिसकंटिन्यूस फेज स्मॉल साइज फाइबर होगा, ये चीप होता है, कम लोड बियरिंग होता है। तो आपने फाइबर की साइज पर कर दिया। इसके बाद हम कंपोजिट की बात करते हैं जो कि स्ट्रक्चरल रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स होते हैं। तो स्ट्रक्चरल में हम लेयर को मिला करके एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, वो भी एक कंपोजिट के रूप में होता है। तो उसको भी हमने आपको एक्सप्लेन किया। सैंडविच करते हैं तो सैंडविच में करने के बाद दो फेस को हमने जोड़ दिया। ये एक उदाहरण ये दिखा दिया कि ये दो फेस हैं या दो पैनल हैं, इनको हमने जोड़ दिया है। जोड़ने वाला जो मटेरियल है ग्लूकोज है। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि हम कंपोजिट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपोजिट मटेरियल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।